बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है, जी हां, और निशाना साधा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को फिर से लिखने और समाज में दरार पैदा करने की कथित कोशिश पर चिंता जताई है। जब बिहार से हज यात्रियों के पहले जत्थे को मंगलवार देर शाम हरी झंडी दिखा करके रवाना करते हुए नीतीश कुमार ने हिंदू मुस्लिम एकता के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने हज यात्रा पर जा रहे जायरीनों से समाज में भाईचारा और अमन चैन कायम होने की दुआ करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ लोग बेवजह दरार पैदा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जहाँ संविधान में जो बातें जिक्र है उस आजकल वे बातें भी हो रही है। देश का इतिहास और आज़ादी से जुड़े तथ्य बदलने के प्रयास हो रहे हैं। देश सुरक्षित रहे इसके लिए भी आप सभी दुआ कीजिएगा, वहाँ जाकर के मक्का मदीना जाकर के। उन्होंने कहा है कि हम लोग सर्व समाज और फिर सर्वधर्म के उत्थान के लिए काम करते हैं, जहाँ आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल कायम रहे इसके लिए भी हमने शुरू से ही काम किया है। आजकल माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जहाँ आप सभी सचेत रहें, आपस में विवाद और झगड़ा नहीं होना चाहिए, जहाँ आप सभी मिलकर के आगे बढ़ें। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मुस्लिम समाज के लोग भी यहीं के हैं, वे बाहर के नहीं आए हैं। जब बचपन में ही हमारे पिताजी ने ये बातें बताई थी, हम हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं करते हैं, जहाँ सभी एकजुट होकर के अपने अपने धर्म का सम्मान करें, जो हम यही चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बालासोर ट्रेन हादसे में सैकड़ों लोगों की जान गई और हजारों लोग जख्मी हो गए और कई लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आई है। जब वही बिहार के भी कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। यह ट्रेन हादसे का हुए 3-4 दिन हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग लापता बताए जा रहे हैं। जब बिहार के विभिन्न जिलों से लोग बालासोर पहुंच करके अपनों की तलाश कर रहे हैं। जब बिहार के लोगों के लापता, जख्मी और मौत की खबर भी सामने आई है। चश्मदीदों के मुताबिक आंकड़े ज्यादा है, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज आलम ने कुछ और ही आंकड़ा बताया है। आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज आलम ने कहा है कि इस घटना में प्रदेश के 43 लोगों की जान गई है, 44 लोग घायल और 88 लोग लापता है। वहीं इस बयान के बाद सरकार के प्रति नाराजगी जताई है, जहां आम लोगों का कहना है कि जितने भी लोग मरे हैं, जख्मी हुए या फिर लापता है, सरकार के मंत्री को चाहिए कि उनके परिवार वाले तक हादसे के शिकार लोगों को सही सलामत पहुंचाया जाए। जहां सरकार के मंत्री सिर्फ आंकड़े बताकर खामोश हो जाते हैं, इसके अलावा मदद के नाम पर उनके जुबान से कुछ भी नहीं निकलता है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के भागलपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी अपने पति को जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख पाई। जब पति को सलाखों के पीछे देख करके उसे इतना गहरा सदमा लगा कि वह वहीं बेहोश होकर के गिर पड़ी और थोड़ी देर बाद उसकी जान चली गई। महिला 8 महीने की गर्भवती थी। जब वह बच्चे को जन्म देने से पहले पति से मिलना चाहती थी, घर वालों को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। इसके बाद वे उसे मिलाने लगे थे, जहां पति का चेहरा देख करके उसे आंखों में आंसू आ गए। जब वह अपने सुहाग को सलाखों के पीछे देख करके बेहोश होकर के गिर पड़ी और फिर उसकी जान चली गई। जब महिला के साथ उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी नहीं बचाया जा सका। महिला की 2 साल पहले लव मैरिज हुई थी। दरअसल भागलपुर के घोघा के रहने वाले गुड्डू यादव और घोघा जनादीह की पल्लवी यादव ने 2 साल पहले प्रेम विवाह किया था। सब कुछ सही चल रहा था, पल्लवी मां बनने वाली थी, घर के सभी लोग खुश थे, लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन पहले ही महिला के पति गुड्डू यादव का विनोद यादव के साथ जमीन को लेकर के विवाद हुआ था। इसके बाद मामला थाना और फिर कोर्ट कचहरी पहुंच गया, जिसके बाद गुड्डू यादव को जेल भेज दिया गया था। जब पिछले 8 महीने से वे जेल में बंद है। दोस्तों बात करेंगे कि अगर आप किसी रोजगार की तलाश में हैं और अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर ये खबर आपको खुश कर देगी। जी हाँ, कम निवेश पर आप भी हर महीने 50,000 रुपये कमा सकते हैं। जैसे सहकारिता मंत्रालय की तरफ से पैक्स समितियों को जन औषधीय केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। यहाँ पर दवाएं और चिकित्सा उपकरण सस्ती दर पर मिलते हैं। जैसे सहकारिता मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि देश भर में 2000 प्राथमिक कृषि
ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। जब मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि करीब 1000 जन औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक खुल जाएंगे। बाकी जन औषधि केंद्र दिसंबर 2023 तक खुलेंगे। आपको बता दें कि जन औषधि केंद्र खोल करके आप भी महीने में 50,000 रुपये तक कमा सकते हैं। यह सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी भी दी जाती है। सहकारिता मंत्री अमित शाह और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के बीच हुई मीटिंग में पैक्स समितियों को जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी देने का ये फैसला किया गया है। आपको बता दें कि जन औषधि केंद्र पर मिलने वाली दवाओं के दाम खुले बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक कम कीमत होते हैं। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 120 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए। इसके लिए आवेदन शुल्क 5000 रुपये है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बाढ़ पीड़ितों को मदद के रूप में 1000 रुपये मिलेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों को बर्तन, वस्त्र आदि के मदद में 600 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से मदद को बढ़ा करके 1000 रुपये करने का निर्देश दिया है। साथ ही बचे बाढ़ आश्रित स्थलों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को कहा है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ के दौरान राहत शिविरों में लड़की के जन्म लेने पर 15,000 रुपये एवं लड़के के जन्म लेने पर 10,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें मंगलवार को मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी पार्षद की 22वीं बैठक के दौरान अधिकारियों से कही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने मानसून की मार से किसानों को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के फसलों की 41,082 क्विंटल वैकल्पिक बीज वितरण करने की स्वीकृति दी है। जब बिहार में अनियमित मानसून, बाढ़, सूखे और फिर कम बारिश जैसी स्थिति में आकस्मिक फसल योजना से रोपनी की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने पटना हाईकोर्ट में 110 नए पद सृजित करने की स्वीकृति समेत 9 एजेंडों पर मोहर लगाई है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि 2023-24 में आकस्मिक फसल योजना के तहत बीज वितरण की स्वीकृति दे दी गई है। यह कैबिनेट द्वारा आकस्मिक फसल योजना में जिन फसलों के बीज के वितरण की स्वीकृति दी है उसमें धान, मक्का, अरहर, उड़द, तोरिया, सरसों, मटर, भिंडी, मूली, कुल्ही और भी बहुत सारे फल सब्जी शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि दालों के संकट को कम करने एवं घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मूल्य समर्थन योजना के तहत तूर, उड़द एवं मसूर की खरीद की सीमा हटा दी है। अब इस साल के लिए किसान तीनों दलहन की अपनी उपज का कितना भी हिस्सा बेच सकते हैं। केंद्र के इस निर्णय से खरीफ एवं रबी मौसम में दलहन का बुआई क्षेत्र बढ़ाने की उम्मीद है। साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया है कि वे तूर एवं उड़द की भंडारण सीमा को सख्ती से लागू करके उसकी कीमतों की नियंत्रित करने का प्रयास करें। दोस्तों बात करते हैं कि जब भी बात बिहार के शिक्षा व्यवस्था या फिर यहाँ के शिक्षकों की होती है तो अक्सर हमारे मन में जर्जर स्कूल, लापरवाह शिक्षकों का ख्याल आ जाता है। बिहार के समस्तीपुर में एक ऐसे शिक्षक हैं जो इस तरह की धारणा को तोड़ने के लिए काफ़ी है। यह बिहार के समस्तीपुर के शिक्षक वेदनाथ रजक अपने पढ़ाने के अनोखे तरीकों को लेकर के पहले भी खूब सुर्खियाँ बटोर चुके हैं। अब वेदनाथ रजक का एक वीडियो चर्चा में है। इस वीडियो में वे गाना के जरिए गर्मियों की छुट्टी में बच्चों को गर्मी से बचने के लिए जागरूक कर रहे हैं। जब बिहार में भीषण गर्मी के चलते हर साल सैकड़ों बच्चे लू, चमकी, बुखार की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में टीचर वेदनाथ रजक गाने के जरिए बच्चों को जागरूक करते हैं ताकि वे धूप में बाहर ना जाए, लू दूसरे गंभीर बीमारियों से खुद को बचाएं। हसनपुर प्रखंड के राजकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय के नियोजित शिक्षक वेदनाथ रजक साल 2006 से ही स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह शिक्षकों को लेकर के उनके प्रयासों की सराहना हमेशा होती है। जो बच्चे क्लास में नहीं आते हैं उनके घर जाकर के परिजनों से बात करके बच्चों को वापस स्कूल भेजने के लिए भी जागरूक करते आए हैं। जहाँ उनके पढ़ाई के अनोखे तरीके की वजह से बच्चे भी मन लगा करके पढ़ाई करते हैं। शिक्षक वेदनाथ रजक का इससे पहले भी कई वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें वे बच्चों को खेल, गाने के जरिए पढ़ाते, जागरूक करते दिखे गए हैं। उनके इन वीडियो की हर कोई सराहना करते हैं। उम्मीद है कि बिहार के दूसरे शिक्षक भी उनसे प्रेरणा लेंगे ताकि बच्चों के लिए पढ़ाई को आसान, दिलचस्प बनाने में मदद मिले।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा में सुधार और फिर स्कूल में बच्चों की मौजूदगी को लेकर के मिड डे मील योजना लॉन्च की है। जब कुछ सालों तक तो ये योजना काफ़ी सफलतापूर्वक चली, लेकिन उसके बाद आए दिन इसमें गड़बड़ी सामने आने लगी है। इसी कड़ी में पिछले दिनों सिवान में एक सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में सड़ा हुआ अंडा दे दिया गया, जिसके बाद अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। यह शिक्षा विभाग की तरफ से इस मामले में प्रभारी HM को यानी कि हेड मास्टर को दोषी मानते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल सिवान के हेड मास्टर नगर हसनपुरा में एक सप्ताह पहले बच्चों को खाने में सड़ा हुआ अंडा देने के बाद काफ़ी वायरल हुआ था। जब यहाँ हसनपुरा पंचायत के छोटका तडीला गांव में मौजूद नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में बीते दिनों बच्चों को MDM खाना परोसने के दौरान अंडा में कीड़ा निकला था, जिसके बाद इस खबर को KDV लाइव ने काफ़ी प्रमुखता से चलाई थी, जिसके बाद अब इस मामले में एक्शन लेते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापिका को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मिड डे मील भोजन में सड़ा हुआ अंडा देने के मामले में आदेश जारी करते हुए कहा कि विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापिका जयंती कुमारी द्वारा जानबूझकर के बच्चों को सड़ा हुआ अंडा दिया गया। इससे मध्याह्न भोजन योजना के भोजन की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां भागलपुर के सुल्तानगंज में एक मासूम बच्चे को लेकर के दो दंपति के बीच थाना में हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। दोनों दंपति बच्चे पर अपना दाव ठोक रहे हैं। यह बच्चों को अपने कब्जे में लेकर के पुलिस असली माता पिता की पहचान करने का प्रयास कर रही है। इस मामले को लेकर के थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन ने बताया है कि जगदीशपुर जोगीबीर गाँव की विवाहिता हेमा देवी ने शिवनंदनपुर गाँव निवासी बम्बन कुमार के घर बच्चों को देखा, जिसके बाद वे उसे अपना बेटा होने का दावा कर रही है। जहाँ साथ ही बच्चों को लेकर के दो दंपतियों के बीच विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और थाने ले गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोलते रहते हैं। जैसे CM नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी 2020 में उन्हीं की वजह से विधायक बने, वे चुनाव हार रहे थे। उन्होंने आग्रह किया है कि उनके लिए JDU प्रयास करें। तब उन्होंने ललन सिंह को सम्राट चौधरी की जीत के लिए काम पर लगाया। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुका है। CM नीतीश कुमार अपने गंभीर शांत वित्त के लिए जाने जाते हैं, जहां अपने विरोधियों पर बहुत ही कम प्रहार करते हैं। अगर वे कुछ बोलते भी हैं तो फिर बेहद शालीनता नपे तुले अंदाज में कटाक्ष करते हैं। सम्राट चौधरी आए दिन CM नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं, जहां अमूमन कम होता है जब CM नीतीश कुमार अपने विरोधियों पर पलटवार करें। लेकिन नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि सम्राट चौधरी आज विधायक बने हैं तो फिर JDU की कृपा की वजह से विधायक बने हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उम्र कैद की सजा काट करके जेल से बाहर आए बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने BJP के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब आनंद मोहन के बेटे RJD से विधायक चेतन आनंद ने BJP नेताओं के खिलाफ हुंकार भरते हुए ईंट से ईंट बजा देने की धमकी दी है। तो फिर वही पूर्व सांसद आनंद मोहन BJP नेताओं से इतने बौखलाए हुए हैं कि सबका पाजामा उतार करके नंगा कर देने की खुली धमकी देने लगे हैं। जब बाप बेटे के बयानबाजी से BJP के नेता आग बबूला हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अफीम, चरस, गांजा, हेरोइन जैसे मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU, नेशनल क्राइम ब्यूरो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस और फिर सशस्त्र सीमा बल समेत कई एजेंसियों की मदद लेगी। यह फैसला आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU में विशेष बैठक में हुआ है। जब बैठक का मुख्य एजेंडा नेपाल के अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले मादक पदार्थों और फिर नशीली दवाओं की तस्करी रोकने, हॉट स्पॉट चिन्हित करना और फिर सूचना पर विभिन्न एजेंसियों की मदद से संयुक्त छापेमारी कर रहा है। बैठक में एक मत से तय हुआ है कि EOU को ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई में NCB, CRPF और फिर SSB जैसी सुरक्षा एजेंसियां मदद लेगी। इसके साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति रोकने के लिए बिहार भर में इसका हॉट स्पॉट भी चिन्हित किए गए हैं, जहां विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें नेपाल से सटे 8 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिला शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि नई शिक्षा नियमावली पर मचे घमासान के बीच शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली को लेकर के विज्ञापन निकाला गया है। कुछ शिक्षक अभ्यर्थी संघ लगातार विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की 90% मांग पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से नई शिक्षा नियमावली का विरोध जारी है। जब शिक्षक अभ्यर्थी लगातार नई शिक्षा
नियमावली की विरोध कर रहे हैं। 16 मई को शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया था। इस आदेश में आंदोलन करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया था। अब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों की 90% मांग पूरी कर ली गई है। जब वही इस बहाली को लेकर के शिक्षा मंत्री काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं समझता हूं कि जो शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला संपूर्ण लोग उठा रहे हैं, तो ये भी बताएं कि आज तक कोई शिक्षक बहाली में विज्ञापन देखे थे क्या? इससे पहले की सरकार में भी विज्ञापन निकले थे, अभी भी विज्ञापन निकला है। उन्होंने कहा है कि हम लोग 10 लाख नौकरी देने के वादे को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार को अपने विरासत को पार करना है। जहाँ बिहार ज्ञान की भूमि रही है, तो फिर यहाँ से ज्ञान अगर पलायन कर जाता है तो फिर ये चिंताजनक की बात है। दोस्तों, बिहार आने जाने वाले मध्यम वर्ग परिवार के लिए हवाई यात्रा पहुंच से बाहर हो गई है। जहां विमानों के टिकट की कीमतें आसमान छू रही है, फ्लाइटों का किराया कई गुना अधिक बढ़ गया है। जहां टिकट के दाम देख करके यात्री जब बुकिंग करने लगते हैं तो फिर उसमें सीट, बीमा आदि शुल्क जुड़ करके 700 से 1000 रुपये तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। पटना एयरपोर्ट से सबसे अधिक यात्री दिल्ली, मुंबई, पुणे और फिर बेंगलुरु के लिए सफर करते हैं। जहाँ अगले 7 दिनों तक इन शहरों के टिकट की कीमत 10,000 से 25,000 रुपये के आसपास है। जहाँ पटना से बेंगलुरु की बात करें तो फिर 12 जून तक टिकट के दाम 10,000 के ऊपर ही हैं। अगर आपको इमरजेंसी में आज या फिर अगले दिन जाना हो तो फिर समझिए कि टिकट के लिए अभी सैलरी चुकानी पड़ेगी। जैसे 7 जून को पटना से बेंगलुरु का किराया 23,400 रुपये है। वही मुंबई का किराया भी आसमान छू रहा है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई के टिकट का न्यूनतम किराया ही 15,000 रुपये है। जब 9 जून को टिकट का दाम 21,000 रुपये के ऊपर है। जब ऐसा ही कुछ हाल दिल्ली जाने वाले विमानों का किराया का है। जब पहले जहाँ पटना से दिल्ली के फ्लाइट टिकट 3 से 4,000 के बीच में मिल जाते थे, तो अब इसके दाम 3 गुना बढ़कर के 7 जून को टिकट का दाम 11,815 रुपये है। दोस्तों, बात करते हैं कि सुपौल में मनरेगा योजना के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जहां उनकी जगह जेसीबी ट्रैक्टर से सड़क बन रही है। मामला मरोना प्रखंड में स्थित ललमनिया पंचायत के वार्ड संख्या 7 में स्थित सखवा गांव से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां पर मनरेगा योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य में मजदूरों को मांगने के बाद भी मजदूरी करने का अवसर नहीं मिल रहा है। जब वही सिस्टम के ठीक विपरीत कायदे कानून को ताक पर रख करके मजदूरों के बदले जेसीबी ट्रैक्टर से ही काम लिया जा रहा है। लिहाजा गाँव के जॉब कार्डधारी मजदूरों ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इस बात को लेकर के ग्रामीण मजदूरों में जमकर के विरोध किया है। जहां ग्रामीणों के द्वारा विरोध किए जाने की सूचना पर पहुंचे वीडियो अभिमन्यु कुमार ने भी स्थल का मुआयना किया और जांच करके कार्रवाई के निर्देश दिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के नालंदा से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर के अपनी जान दे दी। इस पूरे मामले को लेकर के परिवार वालों का कहना है कि आरोपी ने महिला का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था, जो उसे वायरल करने की धमकी देकर के पिछले 1 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। साथ ही आरोपी कहता था कि जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो, नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। घर वालों ने उसे मनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसके व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आया। तंग आकर के 3 बच्चों की मां ने सोमवार की देर रात अपनी जान दे दी, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जहां आपको बता दें कि मामला नगर थाना क्षेत्र का है। दोस्तों, बात करते हैं कि पिछले 6 सालों से बंद पड़ा पटना का ऐतिहासिक गोलघर एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। गोलघर की सीढ़ियां टूट चुकी थी, कई जगहों पर कड़ेक आ गए थे, जिसके बाद इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। इसका फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, जिसका काम अब लगभग पूरा हो चुका है। अब आप फिर से गोलघर की सीढ़ियों पर चढ़ करके ऊपर जा करके पूरे पटना का नजारा देख सकेंगे। 96 लाख की लागत से गोलघर के निर्माण का कार्य चल रहा था, जो अब लगभग पूरा होने को है। जल्द ही फिर से गोलघर को आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसका निर्माण कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर रहा है। जहाँ कार्य पूरा होने के बाद कुछ कमियां पाई गई थी, जिसको कला संस्कृति विभाग ने उन कमियों को दूर करने की बात कही थी। अब फिर से कुछ कमियों को दूर किया जा रहा है। आपको बता दें कि 1770 ईस्वी की अकाल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर कैप्टन जॉन की देख रेख में गोलघर का कार्य प्रारंभ हुआ था। 1786 में इसका कार्य संपन्न हो गया था। जहां इसमें कंपनी अनाज का भंडारण करती थी। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अनाज भंडारण के लिए उपयोग किया जाने वाला गोलघर आज पटना के पर्यटन का प्रमुख स्थल बना हुआ है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में फिर से एक बार एम्बुलेंस को शराब तस्करी का माध्यम बनाने का मामला सामने आया है। शराब तस्करों ने बिहार में शराबबंदी के बाद कई तरीकों को तस्करी और फिर सप्लाई के लिए आजमाया है, जहां कहीं ताबूत के अंदर तो कहीं एम्बुलेंस के जरिए शराब की सप्लाई की जा रही है। बक्सर में भी एम्बुलेंस से शराब तस्करी के मामला सामने आया है। बरहमपुर में शराब के खेप एम्बुलेंस में धराए थे, फिर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 पेटी शराब जब्त कर ली गई है। जब मंगलवार को बक्सर में एक एम्बुलेंस को पकड़ा गया जिसमें शराब की खेप बरामद हुई, जब पुलिस ने 3 पेटी शराब के साथ एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था तथा एम्बुलेंस को जब्त कर लिया। जहां ऐसी जानकारी सामने आई है कि जब्त की गई एम्बुलेंस स्टेट हेल्थ सोसाइटी की ओर से सदर अस्पताल बक्सर को दी गई है। जहां सदर अस्पताल में दी गई एम्बुलेंस को शराब तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसी सूचना जब पुलिस को मिली तो फिर मौके पर पहुंच करके एम्बुलेंस की तलाशी ली गई। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हज यात्रियों की रवानगी से पहले हज भवन में आयोजित दुआया मजलिस में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में 2020 और 2021 में कोरोना के कारण हज यात्रा में लोग नहीं जा सके थे। पहले कभी हमने हज यात्रियों की इतनी बड़ी संख्या नहीं देखी थी। इस बार बड़ी संख्या में महिलाएं भी हज यात्रा पर जा रही है। ये काफ़ी खुशी की बात है। उन्होंने सभी हज यात्रियों को मुबारकबाद भी दी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हज यात्रियों की रवानगी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित होता है। मुझे अनेक बार कई कार्यक्रम में आने का मौका मिला है, जहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होकर के मुझे बेहद खुशी हो रही है। हम भी वहाँ जा चुके हैं। यह अलग बात है कि मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिला। आप सभी समाज में भाईचारा और अमन चैन कायम होने की दुआ करेंगे। कुछ लोग बेमतलब झंझट पैदा करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। संविधान में जो जिक्र है, आजकल ये बातें भी हो रही है। देश का इतिहास और आज़ादी की बातें बदलने की कोशिश हो रही है। देश सुरक्षित रहे, इसके लिए आप सभी दुआ कीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड ने 12वीं कक्षा के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड रिलीज कर दिया है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने साल 2024 के लिए इंटरमीडिएट या फिर कक्षा 12 का डमी पंजीकरण कार्ड आधिकारिक वेबसाइट secondary.bihar.boardonline.com पर रिलीज कर दिया है। ये कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर 16 जून तक उपलब्ध रहेगा। इसके बाद लिंक को पोर्टल से हटा दिया जाएगा। इस संबंध में बिहार बोर्ड की ओर से एक ट्वीट भी किया गया है। शिक्षण संस्थानों के प्रमुख अपने यूजर आईडी और फिर पासवर्ड के माध्यम से डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद छात्र छात्राएं ये देख सकते हैं कि उनके कार्ड में दी गई डिटेल्स जैसे उनके माता पिता के नाम या फिर फोटो, जन्मतिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय आदि की जानकारी ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वे इसके सुधार के लिए संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रमुख द्वारा इसे करवा सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के भागलपुर में आगवानी पुल को लेकर के सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। IIT रुड़की की टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट नीतीश गवर्नमेंट को सौंप दी है। इसके बाद अब सरकार जांच करके कार्रवाई करेगी। जब पटना पहुंची रुड़की की टीम ने पथ निर्माण विभाग को देर रात ये रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि आगवानी पुल को लेकर के IIT रुड़की की टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। अब IIT रुड़की की अनुशंसाओं पर विचार करके आगे निर्णय लिया जाएगा। अब बहुत जल्द नए DPR के आधार पर नए पुल को तय समय सीमा में तेजी से बनाना है। यह सरकार ने कार्यपालक अभियंताओं को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुल निर्माण कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही 15 दिनों में गंगा नदी में गिरे पुल के मलबे को हटाने का निर्देश एजेंसी को दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों को ऐसा लग रहा है कि जून में गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत की संभावना नहीं है। तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि या फिर कमी होती रहेगी। आज 8 जून को बिहार के 8 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। इनमें 5 जिलों की स्थिति बेहद खराब रहेगी। अररिया, खगड़िया, सुपौल, शेखपुरा और भागलपुर जिला शामिल है। इन शहरों में भीषण गर्मी और बहुत ज्यादा उष्ण लहर के साथ लू चलने का पूर्वानुमान है। वहीं पूर्णिया, बेगूसराय और बांका में भी उष्ण लहर और लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 4 दिनों से खगड़िया सबसे गर्म जिला रहा। जब खगड़िया में मंगलवार को लगातार चौथे दिन सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। जब पटना में 42, खगड़िया में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान मुजफ्फरपुर में 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार एक चक्रवाती पड़ी संचरण का क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में समुद्र तल से औसतन 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 5 दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ के आगमन के बाद से यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार बैठक आयोजित की जाती है। राज्यपाल आए दिन बिहार के सभी वीसी को पास बुला करके बैठक करते हैं और फिर आमूलचूल परिवर्तन करने का आदेश भी निर्गत करते हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राज्य के 5 यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन की नियुक्ति की है। जब बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के 5 यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की नियुक्ति की है, जब इसकी अधिसूचना भी राजभवन की तरफ से जारी कर दी गई है। जब इन सभी रजिस्ट्रार को आज से कार्यभार संभालने का आदेश दे दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड के माध्यम से इंटर और मैट्रिक की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट के लिए ये काम की खबर है। अब उन्हें बोर्ड से संबंधित तमाम तरह की सूचना SMS के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ BSEB की तरफ से लगभग 30 लाख स्टूडेंट को SMS किया जाएगा। दरअसल मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2024 के परीक्षार्थियों को परीक्षा से संबंधित तमाम सूचनाएं अब बिहार बोर्ड द्वारा SMS से उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ लगभग 30 लाख छात्र छात्राओं को SMS भेजा जाएगा। इसकी शुरुआत बोर्ड ने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने के बाद की है। जब बोर्ड ने इंटर 2024 की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए 13 लाख से भी अधिक छात्र छात्राओं को SMS भेज करके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में गलती सुधार करने की जानकारी दी है। इससे पहले ये जानकारी सिर्फ संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय और स्कूल प्रशासन को दी जाती थी। बोर्ड के दिशा निर्देश अनुसार डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, प्रवेश प्रमाण पत्र आदि डाउनलोड करके छात्रों को उपलब्ध करवाना होता है, जिसे छात्र देख करके गलती में सुधार कर लें, लेकिन स्कूल द्वारा छात्रों को इसकी सूचना तक नहीं दी जाती है। ऐसे में अब बोर्ड ने खुद ही स्टूडेंट को SMS भेज करके ये जानकारी दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर 3 इडियट्स के सब प्लॉट को वास्तविक जीवन में दोहराने की कोशिश की गई है। एक गर्भवती महिला का स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ वीडियो कॉल पर ऑपरेशन के कारण दुखद अंत हुआ। जब बिहार के पूर्णिया जिले में गर्भवती महिला की सोमवार देर रात जान चली गई। जब मालती देवी नाम की गर्भवती महिला को परसों पीड़ा की शिकायत के बाद सोमवार की शाम पूर्णिया के लाइन बाजार इलाके के समर्पण परिस्थिति अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब उस वक्त स्त्री रोग विशेषज्ञ सीमा कुमारी शहर से बाहर थी, उसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन द्वारा महिला को भर्ती करके ऑपरेशन किया गया। जैसा कि मालती को तीव्र परसों पीड़ा हो रही थी, नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों ने सीमा कुमारी से परामर्श किया और परसों को संभव बनाने के लिए ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। नर्स मालती को ऑपरेशन थिएटर ले गए और ऑपरेशन के लिए एक नर्स को नियुक्त किया गया। जब वीडियो कॉल के जरिए नर्स को हिदायत दी गई और उसने ऑपरेशन किया, लेकिन अनजाने में उसके पेट की एक अहम नस कट गई, जिससे मालती की जान चली गई। यह महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। नवजात जीवित और स्वस्थ हैं। यह घटना के बाद मंगलवार की सुबह मृतक के परिवार वालों ने अस्पताल में जम करके हंगामा किया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अब रोबोट, 3D ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य आधुनिक विषयों की पढ़ाई होगी। जहां ITI को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने की कार्रवाई हो रही है। जहां छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं से प्रशिक्षण करने के लिए श्रम संसाधन विभाग ने कुल 149 सरकारी ITI में से पहले चरण में 60 का चयन किया गया है। इनमें से बिहार के 20 ITI में आधुनिक कोर्स की पढ़ाई और फिर प्रशिक्षण शुरू करने के लिए लैब बनकर के तैयार हो गए हैं। बाकी 40 ITI में लैब बनने का काम अगस्त तक पूरा हो जाएगा। जल्द ही इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर में अगवानी सुल्तानगंज को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल गिरने को लेकर के बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। जब बीजेपी इसे भ्रष्टाचार का मामला बता रही है। इस मामले में राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस जारी किया है। पुल के आगे के निर्माण कार्य में जो भी खर्च आएगा वे भी कंपनी से लेने का निर्णय लिया गया है। जहां पथ निर्माण मंत्री और डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि इस पुल का निर्माण अब नए सिरे से किया जाएगा। इसके निर्माण में जो भी खर्च आएंगे वे कंपनी को ही देना होगा। गौरतलब है कि विपक्ष लगातार इस घटना की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज या फिर CBI से कराने की मांग कर रहे हैं। इस मामले की जांच की मांग को लेकर के पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर हो चुकी है, लेकिन डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने हादसे की जांच से साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि CBI वाले इंजीनियर है क्या। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब मैं नेता प्रतिपक्ष था उसी वक्त मैंने इस मामले को उठाया था। जब पुल के क्वालिटी पर मुझे पहले से ही संदेह था। IIT रुड़की की रिपोर्ट आने के बाद अब नए सिरे से पुल का निर्माण कराया जाएगा। नए पुल के निर्माण में जो राशि खर्च होगी वे कॉन्ट्रैक्टर से ही लिया जाएगा। हमने नवंबर-दिसंबर में समीक्षा के बाद काम रोकने का स्पष्ट निर्देश दिए थे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि बिहार सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली के प्रति पूरी तरीके से गंभीर है। युवाओं को परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए और वे किसी बहकावे में ना आए। यह उन्होंने कहा है कि गंभीर परीक्षा है और गंभीर लोगों के लिए है। राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है और राष्ट्रीय भाषा परिषद के कार्यशील बनाने पर सरकार गंभीर है। प्रोफेसर चंद्रशेखर मंगलवार को प्रदेश राजद कार्यालय में सुनवाई कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी या फिर कोई संगठन विरोध कर रहे हैं तो फिर पहले ये सोचना चाहिए कि शिक्षक की बहाली हो रही है, ना सिपाही की बहाली हो रही है। पुलिस की बहाली में डंडा चलवाने वाला खोजा जाता है जहाँ उसमें किसी तरीके के लोग आ सकते हैं, लेकिन शिक्षक बहाली में शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना होता है। इसलिए शिक्षक बहाली में शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण नहीं ढूंढा जाएगा तो फिर शिक्षा में गुणवत्ता कैसे आएगी। उन्होंने कहा है कि बिहार को अपने विरासत को पार करना है। जब बिहार ज्ञान की भूमि रही है तो फिर यहाँ से ज्ञान अगर पलायन कर जाता तो फिर ये चिंता वाली बात है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम को लेकर के बिहार में सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। इसी को लेकर के जेडीयू ने बीजेपी से रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार सहित कई मामलों को लेकर के सवाल पूछे हैं। इसी को लेकर के बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जदयू पर करारा प्रहार किया है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जदयू के पास कोई एजेंडा है ही नहीं। बचौल ने कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 के बाद 19 में भी पूर्ण बहुमत से सरकार में आए थे। बिना काम किए जनता उन्हें कैसे वोट दे देती है। नेताओं के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसी तरीके की बातें करते रहते हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताएगी। वहीं विपक्ष की बैठक टालने को लेकर के उन्होंने कहा है कि बैठक कभी नहीं हो पाएगी। ये सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ लगातार लड़ते रहते हैं। आज एक होने की बात करते हैं। कांग्रेस के पास 12 करोड़ पिछले कुछ चुनाव में वोट थे। इन लोगों के पास कितना वोट था, जब इसका आंकड़ा इन लोगों के पास होगा। ऐसे में विपक्ष को एक करने के लिए जो बात है वो संभव नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि संविधान ने भारत के हर नागरिक को अपनी पसंद का धर्म चुनने की आज़ादी दी है, लेकिन फिलहाल देश में अलग ही माहौल चल रहा है। इसी पृष्ठभूमि में एनसीपी नेता शरद पवार ने धर्मांतरण की घटनाओं पर टिप्पणी की है। वे देश के वर्तमान हालात में सामाजिक और फिर धार्मिक स्मृति कायम करने के लिए संभाजीनगर में आयोजित स्मृति सभा में बोल रहे थे। शरद पवार ने कहा है कि देश में मुस्लिम और ईसाई समुदाय की चिंताजनक तस्वीर है। देश के कई राज्यों में ईसाई समुदाय के पूजा स्थलों पर हमले हो रहे हैं। ईसाई समाज बहुत शांतिपूर्ण है। शरद पवार ने आगे कहा है कि हालांकि अगर कोई व्यक्ति कहीं अपना निजी धर्म बदलने का फैसला करता है तो फिर पूरे समाज और पूजा स्थलों पर हमला किया जाता है। मुस्लिम समाज में गरीबी, पिछड़ापन, अभाव निश्चित है। अगर हम समाज को एक करना चाहते हैं, अगर हम विकास के रास्ते पर न्याय चाहते हैं तो फिर समाज कभी एक तत्व को पीछे छोड़ करके आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालांकि मुस्लिम समुदाय के बारे में आम जनता की राय अनुकूल है, लेकिन कुछ लोग इस बात को लेकर के चिंता है कि इससे जानबूझ करके करवाहट कैसे पैदा होगी। ये देश में एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों बात करेंगे कि 3 साल बाद गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हज यात्रा का बुधवार को शुभारंभ हुआ। पहले दिन बिहार के 5 जिले गया, पटना, नालंदा, शेखपुरा और अररिया जिला के 141 आज़मीन हज पहले विमान से जेद्दा के लिए रवाना हुए। यह सभी आज़मीन हज को एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन में बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, जिला के प्रभारी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी, हज कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल हक, जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन MS और फिर SSP ने विदाई दी है। जब मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री हज यात्रियों को विदा करने के निकल गए, लेकिन हज यात्रियों को लेकर के उड़ान भरने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट 1 घंटे से देर से पहुंची। तब तक सभी आज़मीन हज टर्मिनल भवन में इंतजार करते रहे। दोस्तों बात करेंगे कि गाय के गोबर से गांव में घर लिपा जाता है। इसका इस्तेमाल पूजा में भी होता है, लेकिन आपने सुना है कि गाय के गोबर से पेंट और पुट्टी बनाई जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार के बांका में एक रिटायर्ड इंजीनियर गाय के गोबर से पेंट और पुट्टी बना रहे हैं। इतना ही नहीं,
गांव के लोगों ने भी अपने घर के दीवारों पर गोबर से बने पेंट और पुट्टी का इस्तेमाल किया है। जी हां, आपको बता दें कि जैविक खाद सहित अन्य कार्यों में गोबर की बढ़ती महत्ता के बाद जिले में पहली बार गाय के गोबर से पेंट और पुट्टी बनाई जा रही है। ये लैब सीमेंट की दीवार पर लगाई जा रही है। जी हाँ, अमरपुर निवासी रास बिहारी सिंह गोबर से पुट्टी तैयार कर रहे हैं। उन्होंने न केवल अपने घर की दीवार पर गाय के गोबर से बने पेंट और पुट्टी का इस्तेमाल किया है, बल्कि अन्य लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, रिटायर्ड इंजीनियर रास बिहारी सिंह ने इसके लिए कुमारप्पा नेशनल हैंड मैप पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर से पहले प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जहां इसके बाद घर पर वे छोटे स्तर पर पेंट और पुट्टी तैयार कर रहे हैं। इसकी बढ़ती डिमांड पर इस काम को विस्तार देने के लिए 15 लाख की लागत से अत्याधुनिक मशीन लगवा रहे हैं। जहां 1 किलो गोबर से 2 किलो पेंट तैयार किया जा रहा है। जहां इसके साथ ही गोबर के वेस्ट से जैविक खाद तैयार किया जा रहा है। पेंट की मार्केटिंग और बड़े पैमाने पर इसे तैयार करने के लिए भी उन्होंने कवायद शुरू कर दी है। इंजीनियर रास बिहारी का दावा है कि इस पेंट को दीवार पर लगने से कमरे का तापमान 5 से 7 डिग्री तक कम हो जाता है। यह साथ ही बाजार में मिलने वाले पेंट और पुट्टी की तुलना में इसकी कीमत 1/3 है। जब बाजार में जिस पेंट की कीमत 1000 से 1200 रुपये प्रति लीटर है, उसी पेंट को वे 300 से 400 रुपये में लोगों को तैयार करके दे देते हैं। इसमें केमिकल का इस्तेमाल काफी कम किया जाता है। रास बिहारी ने बताया है कि उन्होंने गाय के गोबर से बड़े पैमाने पर पेंट तैयार करने के लिए कई अत्याधुनिक मशीन का ऑर्डर किया है। 1 सप्ताह के अंदर सारा काम शुरू हो जाएगा। जैसे उन्हें हर दिन 2 से 3 क्विंटल देसी गाय के गोबर की ज़रूरत होगी, जिसे वे आसपास के गांव के किसानों से 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज और खगड़िया के अगुवानी घाट के बीच गंगा पर बन रहे निर्माणाधीन पुल के गिरने पर बिहार सरकार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी इस पुल के टूटने को लेकर के सीबीआई जांच की मांग करके नीतीश सरकार पर हमला बोल रही है, तो फिर वहीं वर्तमान पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव बीजेपी के आरोपों को बेवजह बात बता करके पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठा करके जाँच की बात कर रहे हैं। इस बीच जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सुल्तानगंज में गंगा पुल टूटने के मामले में सिंगला कंपनी और बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि सिंगला कंपनी को जब 8 स्टेट ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया था, तब 600 करोड़ से लेकर के 2700 करोड़ तक का टेंडर बिहार में क्यों दिया गया? यह भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पप्पू यादव ने बुधवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 8 स्टेट में सिंगला ब्लैक लिस्टेड थी। इसमें किस किस IAS और मंत्री की मिलीभगत है? एक विधायक 6 साल के बाद सवाल खड़ा करता है और फिर एक IAS पर सवाल उठाता है। 14 माह में 2 बार पुल टूट गया है। बीजेपी शीशे में रह करके पत्थर फेंक रही है। इसमें 3 IAS के नाम शामिल है। नरेंद्र मोदी से जानना चाहूँगा कि जब सिंगला कंपनी को बिहार में काम दिया गया तो फिर वो कंपनी चोर हो गई, लेकिन गुजरात में सिग्नेचर पुल का काम दे दिया गया। साथ ही भारत सरकार ने विक्रमशिला में कैसे टेंडर दिया, भारत सरकार ने NHI के जरिए कैसे ऑर्डर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है? इस्तीफा होगा तो फिर NHI का होना चाहिए। 17 साल से PW में मंत्री कौन थे? 1 साल के अंदर इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ? जब पहली बार जब पुल टूटा तो फिर काम क्यों नहीं दिया गया? कौन IAS इस कंपनी को बचा रहा है? या नई सरकार इसमें कहां आ गई है? पुल का कोई भी पाया उठाएंगे तो फिर पाएंगे मौत का सौदागर है सिंगला कंपनी। बीजेपी का कोई नेता अब तक स्पॉट पर क्यों नहीं गया? या नीतीश कुमार का नाम बीजेपी ले रही है लेकिन सिंगला कंपनी की नहीं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।